गांव के युवा खेल के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और अक्सर वो खेल गतिविधियों में पार्टिसिपेट भी करते हैं स्थानीय स्तर पे। रिमोट एरियाज़ के जो प्रतिभाशाली युवक हैं उनको फिल्टर करने के लिए सरकार के पास कोई नीति, कैसे उन्हें खेल में और दिलचस्पी जगाई जाए, कैसे उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले, इसके लिए कोई योजना? है तो, लेकिन कागजी है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो जिसको लेके सभी खिलाड़ी भी चिंतित हैं, जैसे आपने देखा कोरोना की वजह से 2 साल पूरे तरह से बर्बाद गए, नल गए। ऐसे में जिन खिलाड़ियों को अंडर 19 खेलना था उन वो ओवर एज हो गए, तो एज को लेकर खिलाड़ी बहुत कंसर्न है। तो क्या जिस तरह शिक्षा में परीक्षा के बिना छात्रों को प्रमोट करने की नीति अपनाई गई, तो क्या ऐसा कुछ खेल के लिए सोचा जा रहा है जिससे जिन खिलाड़ियों की उम्र बढ़ गई है या जो शारीरिक क्षमता से इतर हो गए हैं उनको एडजस्ट करने का कोई प्लान? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ी बतौर करियर खेलों को लेते हैं। देखिए, जितने खिलाड़ी कर लेते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी जो पिछले मार्च तक जो प्रतियोगिताएं होनी थी वो जून तक बढ़ा दी गई। एक सवाल, आप देवरिया से हैं। देवरिया के स्टेडियम में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, वहाँ पे कोच का बहुत अभाव है और सिर्फ देवरिया में नहीं, जहाँ भी खेल मैदान है, खेल स्टेडियम है, वहाँ पे कोचों की बहुत अभाव है और छात्रों को जो खिलाड़ी हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो कोच की भर्ती को लेके सरकार इतनी उदासीन क्यों है, जबकि लक्ष्य हमारे बहुत बड़े हैं? यही बात बता रहे हैं। देखिए, मैं जब देवरिया में मैं भी था, देवरिया में जो स्टेडियम बना था उसकी मिट्टी मैंने रंग रूटों से कह के, वहाँ के पुलिस कप्तान से कह के, वहाँ के डीएम से कह के तमाम खेल कराते थे उन लोगों का। और समाज सेवक जो भी प्रबुद्ध लोग थे उन लोगों से मैं चंदा लेके 4-4 आना रुपये चंदा लेके, कोई 10 पैसा देता था, 12 पैसा उस समय बहुत होता था, तो करके प्रतियोगिता कराते थे। नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। आज हमारे साथ खास बातचीत की कड़ी में भारतीय ओलंपिक महासंघ के कोषाध्यक्ष और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे जी हैं। खेल से जुड़े व्यक्तित्व हैं, इसलिए खेल के इर्द गिर्द ही बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है कि हमारे दर्शकों को बताइए कि शासन द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह की पहल, किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, भारत सरकार द्वारा तो बहुत पहले से योजनाएं चलाई जा रही हैं, राज्य सरकार भी चलाई जा रही हैं। संविधान में हर विभागों में जो नियमावली बनी है उसमें खिलाड़ियों को वरीयता देने की बात है, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देने के लिए उसमें बातचीत हुई थी, उसमें प्रावधान किया गया था। दुर्भाग्य ये है कि हमने एजुकेशन पर ध्यान दिया, मेंटल एजुकेशन पर ध्यान दिया और बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया। फिजिकल एजुकेशन हम जीरो हो गए। पहले ये होता था, गांव के बच्चे जो 7-8 साल के थे, 5 साल के बाद स्कूल्स कॉलेजों में जाते थे, ये 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, तो उनकी शारीरिक श्रम होता था और जो पैदल चलते थे उसके अंदर स्टेमिना डेवलप होता था, स्ट्रेंथ डेवलप होता था, इंडोरेंस डेवलप होता था, फ्लेक्सिबिलिटी आती थी, स्पीड आता था। लेकिन जब हम केजी नर्सरी में बच्चों को 2-2.5 साल से भेजने लगे तब सब ये बंद हो गया। अब बच्चा, अगर माँ बाप भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एजुकेशन जाता है तो आधा किलो का 100 मीटर भी पैदल ना चले, मोटरसाइकिल से, चाहे कोई से गरीब का भी बच्चा अपना जाता है कि हमारे बच्चे को चलना ना पड़े। तो शारीरिक श्रम, और घर आने के बाद वो टीवी कॉमिक देखने लगता है। न स्कूल्स कॉलेज के पास फील्ड है, कॉलोनियाँ इतनी घनी हैं, ना वहाँ पर पार्क है, खेलने की सुविधाएं हैं। तो ये अभी चल रहा था। 2000 में जब सिडनी ओलंपिक के बाद कर्ण मल्लेश्वरी ने मेडल लिया, तब धीरे धीरे स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का रुझान चला गया, आने लगा। 2016 तक आते आते, जब ये कोरोना महामारी नहीं थी, इसके पहले भी थोड़ा थोड़ा हेल्थ केयरनेस आने लगा। लोग समझने लगे कि हम जो है हेल्थ के प्रति भी ध्यान दें। जब लोगों ने हेल्थ के प्रति ध्यान दिया तो स्पोर्ट्स में रुचि बढ़ने लगी। 2004 और 2005 में मैंने, मेरे साथ, मुझे अब भी याद है कि गांगुली जी
CSC बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे बताया कि किताबों का इतना बोझ है कि ये जो विद्यार्थी हैं, हमारे नौजवान बच्चे हैं, वो उसी में होमवर्क, होम रिक्रिएशन, इससे उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है। अगर विदेशों में अगर 2.5 साल के बच्चे को स्कूल्स, कॉलेज और बोर्डिंग में भेजते हैं तो वहाँ 60% उनको फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है, 40% बौद्धिक विकास के लिए मेंटल एजुकेशन दिया जाता है। हमारे यहाँ बिल्कुल जीरो है। हमारे यहाँ का कंसेप्ट था खेलोगे, कूदोगे, बिगड़ोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे तो जो भी है। अब परसेप्शन जब हमारे ओलंपिक में मेडल आए, हमारे गवर्नमेंट और सहायता बनने लगी, ओलंपिक में करोड़ों रुपया आने लगे, एडवर्टीजमेंट का ज़माना आया, बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप मांगने लगे जो खिलाड़ी हैं उनको, तो अब बदलाव आया है। दूसरा बदलाव आया कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी एक जो नारा दिया, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया, तो थोड़ा इससे जो है जनमानस में एक खेलों के प्रति रुचि हुई और जो अधिकारी थे, जो पेरेंट्स थे, उनके अंदर भी थोड़ा बदलाव ट्रेंड आया। अभी किरण रिजिजू जी ने जो फिट इंडिया, हिट इंडिया किया, उससे भी एक सबल मिला। अभी हमारे माननीय योगी जी ने जी भी उत्तर प्रदेश ओलंपिक का सेक्रेटरी होने के नाते हम लोगों ने उनसे ये किया था कि जो खेलकूद विकास और प्रोत्साहन समिति है उसको गांव स्तर तक गठित किया जाए, गांव तो ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाए। तो उन्होंने उसमें कर दिया। राज्य स्तर पे वो स्वयं चेयरमैन बने, चीफ सेक्रेटरी, DGP, स्पोर्ट डायरेक्टर लेके बने, मंडल में कमिश्नर, DIG और तमाम लोग बने। स्टेट ओलंपिक के भी पदाधिकारी उसमें सम्मिलित हैं, मंडल स्तर के, डिस्ट्रिक्ट से फिर ब्लॉक और तहसील से गया। अभी हमने जोगी जी ने कहा कि गांव में पहले युवक मंगल दल होता था, हम लोग 66 वगैरह में जब हाई स्कूल में थे तो गांव में एक युवक मंगल दल होता था, मैदान होता था, लोग बच्चे जाते थे, खेलते थे। हर त्यौहार पर जैसे नागपंचमी है तो चिक्का होता था, ओला होता है, कुश्ती होती थी, तो हर गांव वाले तैयारी करते थे कि अगले नागपंचमी में हमारा गांव विजेता होगा। ये सब एक्टिविटी चलती थी, वो लुप्त प्राय हो गई। अब धीरे धीरे उसको शुरू करने की ज़रूरत है, अब शुरू हो रही है। अब खेलों में पैसा भी आ रहा है, जो एक खिलाड़ी ओलंपिक में पदक ले रहा है अरबपति बन जा रहा है। एटलीस्ट हर गवर्नमेंट वो जो मेडल ले रहा है, गोल्ड मेडल 8 से 10 करोड़ रुपया देती है, सिल्वर में 4 से 6 करोड़, ब्रांच में 1 से 2 करोड़। इवन अभी उत्तर प्रदेश पहला राज्य है कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेता है और एशियन गेम में भाग लेता है, कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेता है तो ओलंपिक में 10 लाख दिया जाता है, कॉमनवेल्थ तो एशियन गेम में भाग लेता है तो 5 लाख इनिशिएटिव मिलता है। जो यूपी ओलंपिक के संघ से कराया है, हमने इसको इम्प्लीमेंट कराया। अवार्ड भी मिल रहे हैं और हर जगह नौकरियां भी मिल रही हैं। एटलीस्ट जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर खेला है उसको सेना में, CRP में, रेलवे में, अब तमाम आर्मी फोर्सेस में, अब तो इसमें सिविल सर्विसेज में भी इसके आ गए, सभी विभागों में आ गए। सवाल है कि जिन विभागों में खेल कोटा है उनमें भर्तियां नहीं हो रही, कैसे हो? हमारे पुलिस विभाग में उत्तर प्रदेश में कम से कम लाखों भर्तियां हैं, उनमें कम से कम 3-4 हज़ार खिलाड़ी का कोटा निर्धारित है, लेकिन अभी तक उसका 2-3 बार मीटिंग हुई, प्रमुख सचिव के साथ भी मीटिंग हुई, DGP भी थे, भर्ती बोर्ड भी थे, साल भर हो गया लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात होती है कि भर्तियां लेट होती हैं तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनका वो एक्सपायरी डेट हो जाते हैं, उम्र निकल जाती है। और फिर वो मतलब जैसे मान लीजिए मेडल इस साल हमने ले लिया तो 2 साल तक वैलिड रहता है। अगर लेट हुआ, भर्ती नहीं हुई तो तीसरे साल के बाद वो ख़राब हो गया, बेकार हो गया उसके लिए। तो हमारे जो भी है, हम अगर सशक्त भारत बनाना चाहते हैं तो हमें खेलों के प्रति ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे राजनीतिक पता नहीं ये कब बात समझ पाएंगे। राजनीतिक आते हैं और खेलों के लिए वाहवाही और बात करने के लिए तो सभी आते हैं और सब ग्लैमर के लिए आते हैं। क्रिकेट केवल 20 कंट्री में खेला जाता है, मैक्सिमम 15 में, उसमें अगर एक जीत देते हैं तो वाह प्रधानमंत्री से लेके और सदन में भी वाहवाही दिया जाता है। यहाँ ओलंपिक में मेडल मिलता है, एशियन गेम में 204 देशों में
आदमी 10वां पोजीशन भी बताता है तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है। एशियन गेम में भी जाता है जिसमें 74 कंट्री खेलती है। तो जो ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम हैं उसके अलावा हम छोड़ दीजिए, आप ये देखिए जो फिजिकली फिट होगा वो देश के निर्माण में हमेशा भागीदारी बनेगा। राजनीति की बात की आपने कि राजनेता ध्यान नहीं देते हैं। ओलंपिक खेलों को और राजनीति को मैं मिक्स करके एक सवाल पूछ रहा हूँ। पिछले साल यही वक्त रहा होगा जून में, किरण रिजिजू ने कहा था कि 2028 ओलंपिक में भारत शीर्ष 10 देशों की श्रेणी में आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ओलंपिक में जितने भी ओलंपिक गेम हुए हैं, अभी टोक्यो में भी होने वाला है, भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। पदक तालिका में हम काफ़ी नीचे रहे हैं। कमी कहाँ रह जा रही है? कमी देखिए, वो बड़ी साइंटिफिक ट्रेनिंग होती है। जब वो लोग जितने भी पदक पाते हैं उनकी ट्रेनिंग वो अपने बच्चे को 4 साल से, जैसे एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए स्विमिंग कराना है तो वो 10,000 बच्चे को, चाइना वगैरह है जहाँ के स्विमिंग, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है जहाँ के स्विमिंग में बच्चे आगे निकलते हैं, मेडल लेते हैं, तो 10,000 बच्चे लिए। उनके फादर मदर, उनकी जो है वो डेंसिटी देखे, उनका साइंटिफिक टेस्ट लिया, उसमें से वो छांटते 100 बच्चे छांटते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। 10 साल वो कंपटीशन करते हैं तब जाके वो आगे आते हैं। हमारे यहाँ लड़का जो है मैक्सिमम आप देखिए गांव देहात के लड़के ही आते हैं जो रेगुलर खेल है। एक शूटिंग छोड़ दीजिए, बैडमिंटन छोड़ दीजिए, जो एलीट क्लास के खेल होते हैं उसमें हर मतलब रिच फैमिली के बच्चे आते हैं। लेकिन जो फिजिकली जो खेल है, बॉडी टसल खेल है, फुटबॉल है, हॉकी है, स्विमिंग है, स्विमिंग भी है, एथलेटिक है, ताइक्वांडो है, मार्शल आर्ट है, तो ये जो खेल है, हैंडबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, तो इन सब खेलों में वो गरीब घर के बच्चे आते हैं। उनको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। जब वो नेशनल खेल लेते हैं तब तक उनका फेफड़ा तो सूख जाता है। अब उसके बाद उसको आप कितना भी सुविधा दीजिए तो वो नहीं जाते, 2-4 साल के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तो हम पॉलिसी तो बनाए हैं लेकिन अभी पॉलिसी को सुचारू रूप से मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो उन्होंने विज़न रखा है 2028 में हम ओलंपिक तालिका में शीर्ष देशों में आ जाएंगे, वो अभी पूरा होता फिलहाल नहीं दिख रहा है क्योंकि ऐसी कोई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। मेरे ख्याल से 2 साल तो ये कोरोना ही ले गया। और दूसरी चीज़ ये कि मान लीजिए कि आज जो हमारे बच्चे जो हैं हॉस्टल में, मैंने अभी आपने पढ़ा होगा, मैंने किरण रिजिजू जी को पत्र लिखा, जो बच्चे हैं उनके साई सेंटर के हॉस्टल थे। उसी तरह हम उत्तर प्रदेश खेल मुख्यमंत्री जी को भी लिखे, खेल सचिव को भी लिखे, खेल मंत्री को भी लिखा कि जो हॉस्टल में बच्चे हैं उनके पास पैसा अलाट है। अब 2 साल से बच्चे घर पर हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो किसी तरह अपनी रोजी रोटी 2 दिन का खा सकें। वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में 250 रुपये की डाइट पाते थे, घर पर 25 रुपये की भी डाइट नहीं पा रहे हैं। तो हमने ये मांग किया था कि जो बच्चे यहाँ हॉस्टल में फिर 3 साल 4 साल तक आपने रखा, स्पोर्ट्स कॉलेज में रखा, उनकी थोड़ी थोड़ी डेवलप करके आए, वो बच्चे आगे जाके इंटरनेशनल लेवल को बनते। अब 2 साल के गैप में फिर वो जहाँ से चले थे वहीं आगे। तो कम से कम उनको न्यूट्रिशन के लिए कुछ पैसे, अगर उतना नहीं दे सकते तो आधे दे सकते, पैसा दे सकते हैं। अब मिड डे स्कूल का जो मिड डे मील देते हैं उनके बच्चों को तो हम उनके पेरेंट्स के खाते में पैसा भिजवा रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में वाले बच्चों को कोई नहीं देख रहा है। तमाम एडहॉक कोचेज हैं, एडहॉक कोचेज वो अपने 2 साल से बेकार बच्चे हैं जो सिखाते हैं। कोई साइकिल चला रहा है, कोई पंचर बना रहा है, कोई चाट की दुकान लगा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंट लेना चाहिए। हम ये कहते हैं अभी सिंगापुर वगैरह जो बाहर में चले जाइए, शिक्षा, हेल्थ और स्पोर्ट्स तीनों को एक समान दृष्टिकोण से जब तक भारतवर्ष में नहीं देखेंगे तब तक भारतवर्ष का खेल कल्चर ऊपर नहीं उठ पाएगा। हम जब खेल कल्चर बनाएंगे तभी तो मेडल लाएंगे। हमारी 137 करोड़ की आबादी, 27 करोड़ जो भी हो, जितनी आबादी मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं खेलते हैं। क्यूबा की आबादी 1 करोड़ है, छोटे छोटे देश जो मेडल लेते हैं 1 करोड़ की आबादी में 90% लोग खेलते हैं। कितने लोग, जब शुरू से नींव मजबूत होगी तभी तो बिल्डिंग के ऊपर इमारत खड़ी करोगे भाई। जब आपकी नींव ही कमज़ोर होती है तो कैसे नींव को डेवलप किया जाए,
इस पर अभी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जो अभी नहीं हो पा रहा। गांव के युवा खेल के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और अक्सर वो खेल गतिविधियों में पार्टिसिपेट भी करते हैं स्थानीय स्तर पे। रिमोट एरियाज के जो प्रतिभाशाली युवक हैं उनको फिल्टर करने के लिए सरकार के पास कोई नीति, कैसे उन्हें खेल में और दिलचस्पी जगाई जाए, कैसे उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले, इसके लिए कोई योजना? है तो, लेकिन कागजी है। रिमोट कंट्रोल में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। हमें फिर यही बात कर रहा हूँ कि मुझे जैसे एक बात करते हैं कि जो बोझा ढोते हुए 2 किलोमीटर तक पैदल चल के आता है, अगर उसको नॉर्मल वे में उसको रनिंग कराया जाए तो बहुत अच्छा। बहुत सी आपको नट मिल जाएंगे जो कलाबाजी दिखाते हैं, रेलवे वगैरह जाते रहते हैं, उनको अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो वो बहुत बड़े जिम्नास्ट बन सकते हैं। दीपा कर्माकर जो है, उड़ीसा की, अभी ओलंपिक के रियो ओलंपिक में मेरे साथी, मैंने देखा शुरुआती दौर उसको वहीं से होता है। जितने भी जो ऐसे एथलीट हैं वो शुरू से गांव देहात से ही आते हैं। हमें हर जगह गांव देहात में हम लोग कहते हैं कि हम 100 करोड़ रुपया अगर खर्च करते हैं एक्सीलेंट सेंटर के लिए, मेडल के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उन पर तो मैं करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, कोई आउटपुट नहीं आता है, और लाख रुपया भी हम ग्रास रूट पर नहीं खर्च करते हैं। तो हमें प्लानिंग ये भी बनानी चाहिए कि ग्रास रूट पर अगर हम प्रॉपर फंड की कमी नहीं है, फंड का डिवाइडेशन नहीं कर पा रहे हैं, प्राथमिकता नहीं तय कर पा रहे। भाई ठीक है कि हमको मेडल चाहिए, मेडल में हम लाएंगे, देश को लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, विदेशों में ट्रेनिंग भी ले आएंगे, लेकिन वो खिलाड़ी जो करोड़ों रुपया जिनके पास है उनको ही फीडिंग देते जा रहे हैं। और जो खिलाड़ी उभरता हुआ है और जो खिलाड़ी आगे आके काम कर सकता है, उसकी फीडिंग के लिए हमारे पास कोई कार्य योजना है, लेकिन प्रॉपर मैं समझता हूँ कि प्रॉपर नहीं है। हमें ध्यान रिमोट कंट्रोल एरिया में देने चाहिए। जिस एरिया के बच्चे जिसके जैसे फिजिक्स, हर गेम की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर गेम के लिए अलग अलग लोगों की मतलब ताकत होती है। रेसलिंग के लिए कुछ और बॉडी होती है, जिम्नास्टिक के लिए और होती है, वॉलीबॉल के लिए अलग होती है, बास्केटबॉल के लिए अलग होती है, फुटबॉल के लिए अलग होती है। तो उसको हम कैसे डिवाइड करें, इस पर बहस करा के इसमें किस तरह हम बच्चों को आगे ले आवें, और हम जो बच्चों को ला रहे हैं उनको ऐसा वातावरण दें। अब कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुल रही है, मेरे ख्याल से ध्यान हो रहा है, लेकिन जब तक हम इन बातों पर प्रॉपर ज़मीनी स्तर से नहीं ध्यान देंगे तब तक तो मैं नहीं लगता हूँ कि हम अपने लक्ष्य को, जो माननीय खेल मंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसको पूरा कर पाएंगे। और सवाल ये है कि जो इस फील्ड में जानकार हैं, जो बाबू हैं कागज़ पर बना देंगे, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस खेल में गतिविधियों में दिया है, खेल को उत्थान के लिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें उन प्रतिभाशालियों को कैसे शुरुआती दौर से होते हैं, जैसे शुरुआती में जहाँ शारीरिक शिक्षक हैं, हर गाँव खेल स्कूलों में पीटी टीचर, व्यायाम शिक्षक की ज़रूरत है, लेकिन सब खाली है, व्यायाम शिक्षक कहीं भी नहीं रखे गए हैं, सब पोस्टें खाली हैं। और वो जो क्रीड़ा शुल्क आता है उसका मिसयूज होता है, वो रिक्रिएशन फंड हो जाता है। स्कूल्स कॉलेज खोल गए, उनके बाद फील्ड देंगे। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और निश्चित है कि जब तक हम रिमोट एरिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि रिमोट एरिया में ऐसा होता है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसके पेरेंट, उसकी मदर भी काम करती रहती हैं, जो फिजिकल एफिशिएंसी उनके अंदर ज़्यादा होता है। और जब फिजिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है बनस्पत शहर के बच्चों को, क्योंकि शहर के माँ बाप आजकल आप जाकर देखो तो गाड़ी से गए, ऑफिस गए, ऑफिस से आए, फिर टीवी देखे, तो वो उनके अंदर एफिशिएंसी डेवलप नहीं हो पाती है, स्ट्रेंथ उनके अंदर, स्टेमिना नहीं डेवलप होती है, तो उनके बच्चों में भी नहीं हो। तो जिन्स जो कहते हैं ना जी, जो जिन्स होता है वो देहात में, क्योंकि वो नमक रोटी खाते हैं, 1 किलो 2 किलो आटा खा लेते हैं, 2 किलो मटन खा लेते हैं, मतलब उनकी शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती ज़्यादा है। उन बच्चों को अगर हम टैलेंट करें, उनको सर्च करें, उनको प्रॉपर गाइडेंस करें, तो वही आगे निकल के हमें
उस लक्ष्य की प्राप्ति करा सकते हैं। एक सवाल, आप देवरिया से हैं। देवरिया के स्टेडियम में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, वहाँ पे कोच का बहुत अभाव है, और सिर्फ देवरिया में नहीं, जहाँ भी खेल मैदान है, खेल स्टेडियम है, वहाँ पे कोचों की बहुत अभाव है, और छात्रों को जो खिलाड़ी हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो कोच की भर्ती को लेके सरकार इतनी उदासीन क्यों है, जबकि लक्ष्य हमारे बहुत बड़े हैं? यही बात बता रहे हैं। देखिए, मैं जब देवरिया में मैं भी था, देवरिया में जो स्टेडियम बना था उसकी मिट्टी मैंने रंग रूटों से कह के, वहाँ के पुलिस कप्तान से कह के, वहाँ के डीएम से कह के तमाम खेल कराते थे उन लोगों का, और समाज सेवक जो भी प्रबुद्ध लोग थे उन लोगों से मैं चंदा लेके 4-4 आने रुपये चंदा लेके, कोई 10 पैसा देता था, 12 पैसा उस समय बहुत होता था, तो करके प्रतियोगिता कराते थे। 83 में दारा सिंह की कुश्ती भी कराई, तमाम हॉकी के भी कराए, हर खेल के कुश्ती भी कराए। सवाल ये होता है कि स्टेडियम में तब भी कोच नहीं थे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जितने कोच रखे जाते हैं पहली प्राथमिकता तो उनको देनी ही चाहिए। जो लड़के हैं तो जो सरकार के पास उतनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए तदर्थ प्रशिक्षक रखे गए। अब वो भी 1-1.5 साल से बंद है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है, मेरे ख्याल से हर जिले स्तर पर हर खेल का एक एक कोच होना चाहिए। अब सरकार के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, चलो ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि आपको ग्राउंड उपलब्ध करा दीजिए। जो बच्चा आता है, सीखना चाहता है, 50-100 रुपये जो फीस आते हैं, उन फीस से उन बच्चों को जो तो दें। ये तो सामाजिक कर्तव्य है ना। आपके पास बजट है, स्टेडियम बना दिए, खाली पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपया बर्बाद, और स्टेडियम बनाने के बाद खंडहर बन जाते हैं, स्विमिंग पूल बनता है, खंडहर बन जाते हैं। तो इनको देखने वाला नहीं है जो प्रॉपर है। पहले हमें कहते हैं मत स्टेडियम बनाइए, कॉलेज के मैदान लीजिए, वहाँ पर जो है खेल चालू करिए, वहाँ पर कोचेज की नियुक्ति करिए, मोटिवेटर की नियुक्ति करिए। नहीं कोचेज मिल रहा है, युवा कल्याण अलग से चला रहा है, खेल कूद अभी श्रमिक के यहाँ जितने हैं उनके यहाँ भी मैं अभी बराला जी हैं जो श्रमिक उद्योग के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ मैं बात कर रहा था, तो उनके यहाँ भी अभी जो हमारे चेतन चौहान जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया कि उनके स्मृति में जो जिला स्तर का खिलाड़ी है उसको 10,000, स्टेट से रीजन में 50,000, फिर 1 लाख बात है। वो कागजों में पड़ी है, उसमें करोड़ों रुपया है, लेकिन उस फंड का यूटिलाइजेशन नहीं है। CSR फंड है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ CSR फंड करोड़ों है, CSR फंड को दूसरे जगह डाइवर्ट कर दे रहे हैं। CSR फंड को स्पोर्ट्स में लगाना चाहिए, और उन बच्चों के सार्वजनिक विकास होगा तो अच्छे नागरिक भी साबित होंगे। अगर आप अपने बच्चों में मेहनत कश बनाइएगा तो किसी फील्ड में जाके अच्छा काम करेंगे, और किसी फील्ड में जब अच्छा जानते बनेंगे तो एक कंपटीशन होगा। अगर 100 बच्चे तंदुरुस्त हैं, भाग लेंगे, तो 100 बच्चे होड़ लगाएंगे, तो उसमें से काफ़ी बढ़िया छन के आ जाएगा। अभी तो एक आदमी है जो एक बार आ गया तो 4-4, 5-5 साल उसके पीछे बैक कोई है ही नहीं, दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देख? सुधा 12 साल से वो अपने फील्ड को सुपर साबित कर रही है, वो आज तक उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पाया। तो हमें हर एक खिलाड़ी के साथ, एक इवेंट के साथ 10-10 खिलाड़ी तैयार करने चाहिए, ताकि उनमें आपस में जब कंपटीशन होगा तो टैलेंट अपने आप बढ़ता रहेगा, तब जाकर हम कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके लिए चूँकि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत चाहिए। जब राजनीतिक मुख्यमंत्री या छोटे छोटे प्रदेश में, मैं कहता हूँ अभी आप झारखंड में देख लीजिए, नेशनल गेम हो गया, मणिपुर में हो गया, आसाम में हो गया, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में आज तक नेशनल गेम नहीं हुआ। आज तक कोई भी एक ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पर हम अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट करें तो 5,000 बच्चे को बैठ के देख लें। छोटे छोटे जगह में देख लें, मणिपुर ने करा लिया, केरला ने करा लिया 2-2 बार, महाराष्ट्र करा लिया, पंजाब करा लिया, उत्तराखंड कराने की तैयारी में है, गोवा कराने जा रहा है, और हम वहीं पड़े हुए। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी है। एक और सवाल है महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं क्रिकेट का जो ग्लैमर है उसकी वजह से भी बाकी खेलों के प्रति सरकार का रवैया उदासीन है, ऐसा लगता है? देखिए, अब क्रिकेट तो शुद्ध, क्रिकेट में सरकार की, क्रिकेट के पास इतना पैसा है, इतने एडवर्टीजमेंट है, उनकी एक पैरेलल है। उस सरकार से हमारे ख्याल से कोई विशेष सुविधा नहीं लेते हैं,
और वो कहते भी हैं हमें सरकार की सुविधा फंड की ज़रूरत नहीं है, उनके पास हज़ारों करोड़ रुपये सरप्लस पड़े हुए हैं। और खेल जो हैं जिनमें मसल्स और ज़रूरत है, जिसमें भारत को ओलंपिक में पदक मिल सकता है, क्रिकेट अभी ओलंपिक में नहीं है, जिसमें पदक मिल सकता है उसके लिए ज़रूरी है इच्छा शक्ति की, जागरूकता की और सही दिशा में काम करने की। इसके लिए हर विधायक को भी सोचना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सोचना चाहिए, जो भी समाज से आगे समाज को एक सुदृढ़ एक सही दिशा देना चाहिए। वो सब अगर कायदे से सोचेंगे तो निश्चित ही हमारा देश भी एक स्पोर्ट्स कल्चर देश बनेगा। जब तक स्पोर्ट्स कल्चर देश नहीं बनेगा तब तक हम पदक की बात करें बेमानी है। एक महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेके सभी खिलाड़ी भी चिंतित हैं, जैसे आपने देखा कोरोना की वजह से 2 साल पूरे तरह से बर्बाद गए, नल गए। ऐसे में जिन खिलाड़ियों को अंडर 19 खेलना था वो ओवर एज हो गए, तो एज को लेकर खिलाड़ी बहुत कंसर्न है। तो क्या जिस तरह शिक्षा में परीक्षा के बिना छात्रों को प्रमोट करने की नीति अपनाई गई, तो क्या ऐसा कुछ खेल के लिए सोचा जा रहा है जिससे जिन खिलाड़ियों की उम्र बढ़ गई है या जो शारीरिक क्षमता से इतर हो गए हैं उनको एडजस्ट करने का कोई प्लान? क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी बतौर करियर खेलों को लेते हैं। देखिए, जितने खिलाड़ी कर लेते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी जो पिछले मार्च तक जो प्रतियोगिताएँ होनी थी वो जून तक बढ़ा दी गई। अब जून में भी लग गया, 6 महीने बढ़ाया था, 3 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून। लेकिन मैं समझता हूँ जून तक भी वो टूर्नामेंट ही होगा, तो जो चला गया चला गया। अब इसमें ये कर सकते हैं कि हम जो भर्तियाँ होनी है, जो एज ग्रुप बना हुआ है, मैं उसकी मांग करूँगा कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के राज्य सरकार के पास कि जो कट ऑफ डेट थी उम्र की उसको उसमें छूट दिया जाए वो खिलाड़ी को जो एलिजिबल आता है, और जो एक्स्ट्रा आता है तो उसके बारे में बात किया जा सकता है, और निश्चित ही बड़ी वैलिड पॉइंट है, इसे उठाया जाएगा। और आखिरी सवाल, क्या कोरोना महामारी के बीतने के बाद आपके संघ की तरफ से, ओलंपिक संघ महासंघ की तरफ से कुछ ऐसे प्रतियोगिताओं का अनाउंस होना है या प्रतियोगिताएं होनी है जिसमें जो मैंने पहले सवाल पूछा था, रिमोट एरियाज़ के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उन्हें फिल्टर करने के लिए, तो क्या ऐसी कोई खेल प्रतियोगिता आप अभी मेरी बात हुई थी, इसी बात पर आते हैं, श्रम विभाग के जो है मंत्री भराला साहब, राज्य मंत्री दर्जा अध्यक्ष हैं, तो उनसे बात हुई थी कि श्रमिकों के लिए अलग, और प्लस हम जो प्रतियोगिताएं के आज राज्य सरकार को भी मैंने ये प्रपोजल दिया था कि तहसील स्तर से, ब्लॉक तहसील और जिले स्तर से लेके और राज्य स्तर तक खेल कराया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये कि आप देखे होंगे कि आज भी एक पेपर में है कि जो खिलाड़ी हैं जो खेल में भाग लेते हैं, एक तो उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, वो कोरोना से कम प्रभावित हुए हैं। गांव में इसीलिए ज़्यादा डेथ नहीं, कैजुअलिटी नहीं हुई है क्योंकि उनके अंदर श्रम करने की ताकत है, उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर है। तो खिलाड़ी के अंदर एक रेजिस्टेंस पावर होता है, इसलिए हमारा भी यही ध्यान रहेगा और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी उन प्रतियोगिताओं को करावें, और उन करा के जो बच्चे 2-1.5 साल से बैठे हुए हैं उनको नए चेन में लाएं, उनको इस कोरोना संकट से उबार के नई दिशा और नई गति प्रदान करें। तो हमारे साथ बातचीत के लिए थे डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे जी, जिन्होंने खेलों के विविध पहलुओं पर बहुत अच्छी तरह प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपको, थैंक यू। देखते रहिए द लोकतंत्र। नमस्कार।